नमस्कार लीडरशिप टीम। आज की इस बेहद जरूरी कंप्लायंस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के नए डीपीटीपी एक्ट यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के फाइनेंशियल और ऑपरेशनल पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। एज अ कंप्लायंस एडवाइजर मेरा मकसद आज आपको ये समझाना है कि ये कानून आपके बिजनेस को कैसे इंपैक्ट करेगा। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम सब ने ये फ्रेज कई बार सुना है कि डेटा नया तेल है। बात सच भी है, लेकिन डीपीडीपी एक्ट के आने के बाद इस डेटा को गलत तरीके से हैंडल करना आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटी भी बन सकता है। देखिए, डेटा प्राइवेसी अब सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट का सिरदर्द नहीं रह गया है। ये एक बुनियादी लीगल रिक्वायरमेंट है जिसके साथ बहुत बड़ी देनदारियां जुड़ी हैं। एक छोटी सी चूक और इसका सीधा असर कंपनी की बॉटम लाइन पर पड़ेगा। आज की इस ब्रीफिंग में हम 5 मुख्य चीजों पर तेजी से बात करेंगे। डीपीडीपी एक्ट की असलियत क्या है, इसमें मेन प्लेयर्स कौन हैं, डेटा ब्रीच और उसके जुर्माने क्या हैं, कंसेंट और सिक्योरिटी के क्या नियम हैं, और आखिर में एक्शन लेने के लिए एक 90 दिन का कंप्लायंस रोड मैप। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, डीपीडीपी अधिनियम की वास्तविकता। आखिर ये नया कानूनी ढांचा किस चीज को कवर करता है? अक्सर एक गलतफहमी होती है कि ये कानून सिर्फ वेबसाइट या ऐप से कलेक्ट किए गए ऑनलाइन डेटा के लिए है। सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये उन ऑफलाइन पेपर फॉर्म्स और फिजिकल रिकॉर्ड्स को भी पूरी तरह से कवर करता है, जिन्हें बाद में स्कैन करके डिजिटल फॉर्मेट में रखा जाता है। मतलब अगर आपका कोई भी डेटा डिजिटल फॉर्म में मौजूद है तो ये कानून आप पर लागू होता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, प्रमुख खिलाड़ियों को परिभाषित करना। कानूनी भाषा थोड़ी मुश्किल हो सकती है, इसलिए हम इसे आम जिंदगी के उदाहरणों से समझेंगे ताकि रिस्क कहाँ है ये एकदम साफ हो जाए। सबसे पहला प्लेयर है डेटा प्रिंसिपल। ये वो आम इंसान है जिसका पर्सनल डेटा कलेक्ट किया जा रहा है। इसे समझने के लिए एक जमाकर्ता या डिपॉजिटर के बारे में सोचिए। जैसे कोई अपना मेहनत का पैसा और कीमती संपत्ति एक बैंक को सौंपता है, ठीक वैसे ही एक डेटा प्रिंसिपल अपना बेहद कीमती डेटा आपके संगठन के हवाले करता है। अब इस एनालॉजी को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ है डेटा फिड्यूशरी, जिसे हम बैंक कह सकते हैं, यानी आपका संगठन। आप तय करते हैं कि डेटा क्यों और कैसे प्रोसेस होगा, इसलिए कानूनी रूप से अल्टीमेट रिस्क आप ही का है। दूसरी तरफ है डेटा प्रोसेसर, जैसे कि आपके क्लाउड वेंडर्स। इन्हें एक बख्तरबंद ट्रक यानी आर्मर्ड ट्रक की तरह सोचिए। ये ट्रक सिर्फ बैंक के कहने पर कीमती चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन अगर ट्रक से कुछ चोरी हो जाए तो जवाबदेही बैंक की ही होती है। और इसी रिस्क के साथ हम आते हैं तीसरे सेक्शन पर, वास्तविक डेटा उल्लंघन और दंड। आज के समय में व्यवसायों को किस तरह के खतरों का सामना करना पड़ रहा है? आजकल डेटा ब्रीच का मतलब सिर्फ कोई शातिर हैकर नहीं है। आम ऑपरेशनल फेलियर्स भी आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, जैसे कि रैंसमवेयर अटैक्स, किसी एम्प्लॉय से गलती से गलत कॉन्फ़िगर हुआ क्लाउड डेटाबेस, बिना इंक्रिप्शन वाले बैकअप का खो जाना, या कोई ओपन एपीआई जो इंटीग्रेशन के दौरान डेटा लीक कर दे। ध्यान दीजिए, एक खोया हुआ बैकअप अब सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक फुल ब्लॉन लीगल क्राइसिस है। और ये क्राइसिस कितनी बड़ी हो सकती है, जरा इस नंबर को देखिए। 250 करोड़ रुपए। जी हां, पर्सनल डेटा की सुरक्षा में फेल होने पर अब अधिकतम पेनल्टी 250 करोड़ रुपए तक लग सकती है। ये अमाउंट किसी भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स को पूरी तरह से खत्म करने के लिए काफी है। मान लीजिए अगर कोई ब्रीच हो ही जाता है तो कानून आपको सोचने का ज्यादा समय नहीं देता। आपके पास रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक सख्त 72 घंटे का प्रोटोकॉल है। इसमें आपको ब्रीच को रोकना है, आकलन करना है, यूजर्स को बताना है, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड को सूचित करना है और उसे ठीक करना है। यहां खामोश बैठना कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ब्रीच छिपाते हैं तो वो अपने आप में एक अलग और बहुत बड़ा कानूनी उल्लंघन माना जाएगा। तो अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। हमारा चौथा सेक्शन इसी पर फोकस करता है, अधिकार, सहमति और सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं कंसेंट यानी सहमति की। अब तक क्या होता था? वेबसाइट्स पर पहले से टिक किए हुए बॉक्सेस, प्री टिक्ड बॉक्सेस होते थे, या एक लंबा सा एग्रीमेंट होता था जिसमें सब कुछ बंडल कर दिया जाता था। डीपीडीपी एक्ट के तहत ये सब अब बिल्कुल नहीं चलेगा। एक वैलिड कंसेंट एकदम स्पष्ट, फ्री और स्पेसिफिक होनी चाहिए। यूजर की तरफ से एक साफ, सकारात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रहा है। इस बात को मैं जितना जोर देकर कहूं कम है।
साइबर सिक्योरिटी अब केवल एक आईटी मुद्दा नहीं रह गया है, ये अब सीधे तौर पर एक लीगल कंप्लायंस का मुद्दा है। और इसलिए कुछ टेक्निकल सुरक्षा उपाय अब कानूनी रूप से अनिवार्य हैं, मतलब वो होने ही चाहिए। डेटा एन्क्रिप्टेड होना चाहिए, रोल बेस्ड एक्सेस होना चाहिए, यानी सिर्फ उसी को डेटा मिले जिसे सच में अपना काम करने के लिए उसकी ज़रूरत है। टेस्ट किए गए ऑफ साइट एन्क्रिप्टेड बैकअप्स होने चाहिए, ऐसे ऑडिट लॉग्स जिन्हें कोई बदल ना सके, और सबसे बेसिक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ एक बेसिक फायरवॉल लगा लेने से काम चल जाएगा, तो माफ कीजिएगा, आप बहुत बड़े रिस्क में हैं। अब हम अपनी ब्रीफिंग के आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं, आपका 90 दिन का अनुपालन रोड मैप। इसे आप तुरंत अपनी टीम्स के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कंप्लायंस एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रोसेस है। इस 90 दिन के रोड मैप को देखिए। पहले 30 दिन सिर्फ डिस्कवर करने में लगाइए, समझिए कि डेटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और इसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ प्रोसेसिंग एक्टिविटीज या रोपा बनाइए। अगले 30 दिन डिजाइन फेज है, अपने प्राइवेसी नोटिस को दोबारा लिखिए और डेटा रिटेंशन पॉलिसीज बनाइए। और आखिरी 30 दिनों में चीजों को डिप्लॉय कीजिए, MFA लागू कीजिए, अपने स्टाफ को ट्रेन कीजिए और ग्राहकों की शिकायतों के लिए एक चैनल सेटअप कीजिए। कंक्लूड करने से पहले लीडरशिप टीम के लिए ये कुछ मेन टेकअवेज हैं। पहला, डेटा मिसहैंडलिंग अब एक बड़ी लायबिलिटी है। दूसरा, अगर आप कंप्लायंट हैं तो ग्राहक आप पर भरोसा करेंगे और ये ट्रस्ट मार्केट में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। तीसरा, अपने रोपा को हमेशा अपडेट रखें। और आखिरी, याद है ना वो बैंक और ट्रक वाली एनालॉजी, किसी थर्ड पार्टी वेंडर का रिस्क आखिर में आप ही का रिस्क है। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्या आपके संगठन का बेसिक फायरवॉल ही आपके बिजनेस और 250 करोड़ रुपए के जुर्माने के बीच खड़ी एकमात्र दीवार है? अगर इस सवाल से आपको थोड़ी भी चिंता हुई है, तो उस 90 दिन के कंप्लायंस रोडमैप पर आज ही एक्शन लेने का समय आ गया है। इस ब्रीफिंग से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत